कहानी तब शुरू होती है जब ध्यान भटक जाता है और 3 नेत्रों वाले एटलस को बीते कल की खबर की तरह माना जाने लगता है। इस वीडियो में 12 दिसंबर और 27 दिसंबर को हबल द्वारा किए गए अवलोकनों को असुविधाजनक विवरण के रूप में उद्धृत किया गया है, क्योंकि वे पतन नहीं बल्कि परिवर्तन का संकेत देते हैं। लगभग 10 माइक्रोमीटर्स के धूल के बादल को नाभिक को आंशिक रूप से अपारदर्शी बनाने वाला बताया गया है, जबकि एक दोहरी धारा और 7 डिग्री का स्थिर कंपन नियंत्रण का संकेत देते हैं। उसी विवरण में लगभग 16.16 घंटे बाद चमक की लय को 15.5 घंटे के करीब बताया गया है, जैसे दिल की धड़कन समायोजित हो रही हो। यही वह असहज स्थिति है। तो अगर ये लुप्त हो रहा है तो ये छिपने की जहमत क्यों उठाएगा? हबल की नई तस्वीरें कहानी का आधार बन जाती हैं, क्योंकि वे दिसंबर के मध्य और अंत में आती हैं, जब ज्यादातर लोग मानते हैं कि एटलस पहले ही अपने अंतिम चरण में है। हबल, जो कि पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित नासा और ईएसए की एक संयुक्त वेधशाला है, उन धुंधली संरचनाओं को भी पकड़ सकती है जहां जमीन पर स्थित दूरबीनें चकाचौंध और दूरी के कारण संघर्ष करती हैं। विवरण के अनुसार 12 दिसंबर और 27 दिसंबर की छवियों में कोर एक घने धूल के बादल में लिपटा हुआ दिखाई देता है और स्पेक्ट्रोस्कोपी लगभग 10 माइक्रोमीटर चौड़े कणों की ओर इशारा करती है। सरल शब्दों में कहें तो आकार इसलिए मायने रखता है क्योंकि इस सीमा में मौजूद कण प्रकाश को कुशलतापूर्वक बिखेर सकते हैं और नाभिक को केवल आंशिक रूप से ही पारदर्शी बना सकते हैं। परिणाम स्वरूप एक चमकदार कोमा बनता है जो किनारों को धुंधला कर देता है और वास्तविक रूपरेखा को छिपा देता है। फिर भी यह इतना पतला होता है कि वस्तु बिना किसी स्पष्ट खिंचाव के गतिमान रह सकती है। इसीलिए धूमकेतु की प्रचलित कहानी डगमगाने लगती है। यदि कोई क्षीण होता पिंड केवल ठंडा होकर निष्क्रिय हो रहा है, तो उसे ऐसे सावधानीपूर्वक निर्मित आवरण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जो हमारे सबसे स्पष्ट दृश्य को अवरुद्ध कर दे। एक आवरण किसी इरादे का संकेत देता है, या कम से कम एक ऐसे तंत्र का जो तब भी काम करता रहता है जब उसे शांत रहना चाहिए। तो उस धूल भरे पर्दे के अंदर क्या है, और जब हम करीब से देखते हैं तो अगली तस्वीरें क्या प्रकट करती हैं? सबसे अजीब सुराग कोई चमक या तेज रोशनी नहीं है, यह खुद धूल है, क्योंकि कहानी के अनुसार 3i एटलस के चारों ओर का बादल लगभग 10 माइक्रोन चौड़े कणों से बना है। इसे समझने के लिए सूर्य की किरण में बिखरे हुए पाउडर की कल्पना कीजिए। यदि कण बहुत छोटे हों तो वे धुंध की तरह फैल जाते हैं, और यदि वे बहुत भारी हों तो वे गिर जाते हैं और चमकना बंद कर देते हैं। लेकिन इस आकार के आसपास वे प्रकाश को इस तरह बिखेरते हैं कि एक छोटा सा स्रोत भी एक कोमल चमकदार प्रभामंडल में बदल जाता है। इस प्रकार केंद्रक का किनारा बिल्कुल भी किनारा नहीं दिखता। इसीलिए वर्णन इसे पर्दा कहता है। पर्दा देखने में बाधा डालने के लिए ठोस होना जरूरी नहीं है, उसे केवल रूपरेखा को धुंधला करना होता है। और खगोल विज्ञान में रूपरेखा ही सब कुछ है, क्योंकि आकार ही हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि हम किसी खुरदरी चट्टान को देख रहे हैं, किसी साफ टुकड़े को, या किसी विचित्र चीज को। इसे धुंधले कांच की तरह समझें। आप बता सकते हैं कि कोई चीज वहां है और उसकी हलचल पर नजर रख सकते हैं, लेकिन बारीकियां गायब हो जाती हैं और इसी अनिश्चितता से अटकलें पनपती हैं। गति के लिए यही महत्वपूर्ण हिस्सा है। घने बादल को अवरोधक की तरह काम करना चाहिए, लेकिन स्क्रिप्ट में तर्क दिया गया है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि धूल कोई दीवार नहीं है। यह अलग अलग कणों से बना एक आवरण है जो किसी वस्तु को घने वातावरण से गुजरने के लिए मजबूर किए बिना परावर्तित और चमक सकता है। अंतरिक्ष में भीड़ भाड़ वाला कोमा भी काफी हद तक खाली हो सकता है, इसलिए रास्ता साफ रहता है। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इससे हमारे मापों पर क्या असर पड़ता है। दूरबीनें आकार को सीधे नहीं देखती, वे चमक देखती हैं। फिर वे उस प्रकाश को एक अनुमान में बदल देती हैं। यदि कोमा चमकीला हो तो केंद्रक अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई दे सकता है, और यह चमक उन स्पष्ट विशेषताओं को छिपा सकती है जो सामान्यतः एक ठोस पिंड की पहचान कराती हैं। इस प्रकार एक छोटा केंद्रक एक बड़ा भेस धारण कर सकता है, और यह भेस पहली नज़र में स्वाभाविक प्रतीत हो सकता है। यहाँ तक कि अपारदर्शी शब्द भी भ्रामक हो सकता है। आंशिक रूप से अपारदर्शी होने का मतलब ये नहीं है कि पर्दा पूरी तरह काला है। इसका मतलब ये है कि प्रत्यक्ष संकेत कमजोर हो जाता है, क्योंकि नाभिक से आने वाला प्रकाश बिखर जाता है और चमक में मिल जाता है। इसलिए हमारा सबसे स्पष्ट दृश्य धुंधला और औसत हो जाता है। एक और तरकीब भी है। धूल न केवल सूर्य की रोशनी को परावर्तित करती है, बल्कि यह ऊर्जा को अवशोषित करके अवरक्त रूप में ऊष्मा उत्सर्जित भी कर सकती है, और अंतरिक्ष वेधशालाएं उस संकेत को पढ़ सकती हैं। यदि कण एक विशिष्ट आकार के आसपास एकत्रित हों तो उस पैटर्न को पहचानना आसान हो जाता है। यही कारण है कि वर्णन में 10 माइक्रोन की संख्या इतनी विशिष्ट लगती है।
यह केवल धूल नहीं है, यह उंगलियों के निशान वाली धूल है। तो ऐसा फिंगरप्रिंट कैसे बन सकता है? इसका एक सरल उत्तर यह है कि सतह से सामग्री उठाने वाले जेट्स के साथ सामान्य गतिविधि होती है और कण कितनी आसानी से धकेले जा सकते हैं, इसके आधार पर उन्हें छांटती है। दूसरा उत्तर यह है कि कणों का आकार स्वयं पदार्थ को दर्शाता है, मानो सतह या छिद्र बार बार समान टुकड़े उत्पन्न कर रहे हों। दोनों ही स्थितियों में यह निरंतरता को दर्शाता है, और निरंतरता उस क्षयकारी वस्तु के विपरीत है जो बेतरतीब ढंग से टूट रही हो। यही सबसे असहज निष्कर्ष है। अगर आप दिल को नहीं देख सकते तो आप परछाई को आंकना शुरू कर देते हैं, और परछाई को समझना आसान नहीं होता। मुखौटा एक प्राकृतिक शरीर को कृत्रिम दिखा सकता है, लेकिन यह एक असामान्य शरीर को सामान्य दिखाने में भी मदद कर सकता है। और अगर पर्दा सचमुच मौजूद है तो अगला सवाल ये नहीं है कि हम क्या देख रहे हैं, बल्कि ये है कि हम क्या चूक रहे हैं। खासकर तब जब हबल द्वारा ली गई अगली तस्वीरों में कुछ ऐसा सामने आता है जो गलत दिशा की ओर इशारा करता है। यहीं से कहानी विचित्र से विचलित करने वाली हो जाती है, क्योंकि धूमकेतु की पूंछ को समझना सबसे आसान माना जाता है। सरल शब्दों में कहें तो सूर्य लगातार आवेशित कणों की एक धारा उत्सर्जित करता है जिसे सौर पवन कहते हैं, और वह हवा अंतरिक्ष में नदी की धारा की तरह काम करती है। एक सामान्य धूमकेतु से धूल और गैस सूर्य से दूर धकेल दी जाती है, इसलिए उसकी पूंछ लगभग एक मौसम नस की तरह बाहर की ओर निकली रहती है, जो प्रवाह के विपरीत नहीं जा सकती। यही कारण है कि 12 दिसंबर और 27 दिसंबर की हबल तस्वीरों का वर्णन में इतना महत्व है। इन्हें दोहरे जेठ जैसी संरचना के रूप में वर्णित किया गया है, न कि एक अव्यवस्थित फुहार के रूप में। और इनमें से एक संरचना सौर पवन से दूर जाने के बजाय उसकी ओर इंगित करती हुई प्रतीत होती है। स्क्रिप्ट में इसे एंटीटेल कहा गया है, जिसका अर्थ है सूर्य की ओर लक्षित एक चमकदार संरचना जो सामान्य नियम के अनुसार गलत दिशा है। जैसे ही आप यह सुनते हैं, आपका दिमाग तुरंत इसका आसान सा जवाब ढूंढता है। शायद यह कैमरे की कोई चाल हो, शायद यह परिप्रेक्ष्य का कमाल हो, शायद पूंछ मुड़ी हुई हो और हम उसे किसी अजीब कोण से देख रहे हों। ये वाजिब सवाल हैं, क्योंकि खगोल विज्ञान में प्रकाशीय भ्रमों की भरमार है। फिर भी प्रतिलेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि यह कोई क्षणिक कलाकृति नहीं है, क्योंकि सूर्य की ओर मुख वाली विशेषता तब भी दिखाई देती रहती है जब वस्तु पीछे हटती है, जबकि अधिकांश धूमकेतु शांत हो जाते हैं। समय ही इसे रहस्यमय बनाता है। दिसंबर के अंत तक सूर्य से दूर जा रहा होता है, इसलिए ठंड बढ़नी चाहिए और ऊर्जा कम होनी चाहिए। अधिकांश पाठ्य पुस्तकों में यही वह समय होता है जब जेट कमजोर हो जाते हैं और सूर्य की परतें पतली हो जाती हैं। इसके बजाय वर्णन में निरंतर गतिविधि का वर्णन किया गया है, और यहाँ तक कि घूर्णन अक्ष के चारों ओर लगभग 7 डिग्री के स्थिर डगमगाहट के बारे में भी बात की गई है, मानो जेट को एक खंभे के पास लंगर डालकर स्थिर रखा गया हो। यहाँ तनाव को समझने के लिए पाठक को उन्नत भौतिकी की आवश्यकता नहीं है। यदि हवा धारा है तो सूर्य की ओर बहने वाली जेट धारा किसी तैराक द्वारा धारा के विपरीत दिशा में धकेलने के समान प्रतीत होती है। यह अभी भी स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन इसके लिए ऐसी व्याख्या की आवश्यकता होगी जो परिस्थितियों के अनुरूप हो, न कि केवल कंधे उचकाने से काम चल जाएगा। कुछ प्राकृतिक उदाहरण होते हैं जो लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, जैसे कि धूल के निशान जो किसी कक्षा के अनुरूप हों, या सूर्य की ओर दिखने वाली आकृतियां। वैसे तो कण फैलते हैं, लेकिन ऐसे मामले आमतौर पर तेजी से बदलते हैं और वे किसी केंद्रित नोजल की तरह नहीं दिखते। प्रतिलेख में इसे एक संरचित जेट के रूप में दर्शाया गया है, और संरचना ही संदेह पैदा करती है। सौर पवन भी शांत नहीं होती। पृथ्वी के निकट यह अक्सर सैकड़ों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से बहती है, आमतौर पर लगभग 400 से 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, और यह चुंबकीय क्षेत्र ले जाती है जो धूमकेतु के प्लाज्मा को लंबी नीली धाराओं में मोड़ सकती है। जब कोई वस्तु इतने दबाव में सूर्य की ओर इंगित रहती है तो वह बहते हुए बचे हुए मलबे से कहीं अधिक प्रतीत होती है। वर्णन में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इसमें 2 जेट हैं जो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 2 अलग अलग वेंट ज्यामिति का संकेत देते हैं। लगभग ऐसा लगता है जैसे वस्तु का एक ऊपरी और एक निचला भाग हो। तो अंत में हमारे सामने एक सरल लेकिन असुविधाजनक तुलना आती है। एक सामान्य धूमकेतु नियमों का पालन करता है, क्योंकि ऊष्मा उत्सर्जन को प्रेरित करती है, और सौर पवन यह निर्धारित करती है कि क्या उत्सर्जित होगा। जिस कहानी का हम अनुसरण कर रहे हैं उसमें यह वस्तु सूर्य की ओर बहने वाली धारा को ठंडा होने के बावजूद भी सक्रिय रखती प्रतीत होती है, जो शुद्ध प्रतिक्रिया के बजाय नियंत्रण का संकेत देती है। यदि पिछले अध्याय में धूल का पर्दा शरीर को छुपाता है, तो यह जेट पहला स्पष्ट व्यवहार है जिसे हम ट्रैक कर सकते हैं, और यह ठीक उसी दिशा में इंगित करता है जहां इसे नहीं होना चाहिए।
जब सूर्य से ऊर्जा मिलना बंद हो जाता है तो किस प्रकार का इंजन या प्रक्रिया इतने लंबे समय तक हवा के विपरीत दिशा में चलती रहती है? सूर्य की ओर निकलने वाली यह जलधारा तब और भी अधिक विचलित करने वाली हो जाती है जब इसे सजावट के बजाय व्यवहार के रूप में देखा जाता है। धूमकेतु की सामान्य तस्वीर में सूर्य का प्रकाश बर्फ को गर्म करता है, गैस निकलती है और धूल उसके पीछे पीछे आती है। इसलिए यह चमकीली धारा मूलतः ताप से बना एक भद्दा निशान है। यह व्याख्या संतोषजनक लगती है क्योंकि इसमें कहा गया है कि धूमकेतु कुछ भी नहीं चुन रहा है बल्कि केवल प्रतिक्रिया दे रहा है। फिर भी लिखित प्रतिलेख एक अलग व्याख्या को आमंत्रित करता है और ऐसा दिशा स्थिरता और समय पर ध्यान केंद्रित करके किया जाता है। सबसे पहले दिशा की बात आती है। एक जलधारा को सूर्य की ओर लक्षित बताया गया है जो सीधे उस प्रवाह में जाती है जो सब कुछ पीछे धकेल देगी। यदि वह आकृति केवल बची हुई धूल होती तो परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ वह फैल जाती, मुड़ जाती या गायब हो जाती। इसके बजाय वर्णन इसे एक ऐसी चीज के रूप में प्रस्तुत करता है जो अपनी स्थिति बनाए रखती है, जैसे कोई नली जो कमरे के ठंडा होने पर भी दबाव बनाए रखती है। फिर आती है स्थिरता की बात। पटकथा में एक खंभे के पास स्थिर जेट के घूर्णन अक्ष के चारों ओर लगभग 7 डिग्री के स्थिर डगमगाने का उल्लेख है। यह विवरण महत्वपूर्ण है क्योंकि अनियमित वेंटिंग से वस्तुएं लुढ़कती हैं, जबकि ध्रुवीय संरेखण स्रोत एक निश्चित अभिविन्यास का सुझाव देता है। यह एक ऐसे प्रकाश स्तंभ को देखने जैसा है जो लगातार एक ही दिशा में घूमता रहता है, न कि उस अलाव को जो हवा के रुख के अनुसार टिमटिमाता रहता है। अब समय की बात करते हैं। दिसंबर के अंत में किसी सामान्य धूमकेतु को ऊर्जावान नहीं दिखना चाहिए क्योंकि वह सूर्य से दूर जा रहा होता है और अपनी गर्मी खो रहा होता है। कई धूमकेतु पेरिहेलियन के बाद तेजी से क्षीण हो जाते हैं और उनका कोमा पतला हो जाता है क्योंकि उनका ईंधन समाप्त हो जाता है। प्रतिलेख में तर्क दिया गया है कि 3 आंखों वाला एटलस इसके विपरीत कार्य करता है। यह एक केंद्रित विशेषता प्रस्तुत करना जारी रखता है जो व्यवस्थित प्रतीत होती है, जिससे सरल ऊष्मा की कहानी अधूरी सी लगती है। यहीं से शील्ड का विचार सामने आता है। एवी लोब का हवाला देते हुए यह सुझाव दिया गया है कि सूर्य की ओर बहने वाली धारा एक रक्षात्मक निकास हो सकती है, विकिरण को मोड़ने और कोर की रक्षा करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सक्रिय प्रवाह। यह सही है या नहीं, यह एक अलग प्रश्न है, लेकिन कथात्मक दृष्टिकोण से यह एक अधिक सटीक परीक्षण को अनिवार्य बनाता है। यदि जेट किसी उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है तो जब तक वह उद्देश्य बना रहता है तब तक इसे जारी रहना चाहिए, भले ही सूर्य की रोशनी कमजोर हो जाए, क्योंकि इसका कारण निष्क्रिय ताप वृद्धि नहीं है बल्कि यह एक आंतरिक प्रक्रिया है। अप्रत्याशित जेट उत्पन्न करने के प्राकृतिक तरीके भी हैं और ईमानदारी से देखने पर यह मानना ही पड़ेगा कि दबाव के पॉकेट से गैस निकल सकती है, असमान भूभाग से धुएं का गुबार केंद्रित हो सकता है और धूल अजीबोगरीब ज्यामिति में जमा हो सकती है। फिर भी समय के साथ ये मामले अक्सर अव्यवस्थित लगने लगते हैं क्योंकि सामग्री के क्षरण के साथ स्रोत बदल जाता है। प्रतिलेख सटीकता पर जोर देता है, जो कि ठीक वही विशेषता है जो लोगों को असहज करती है। इसलिए असली सवाल जेट के स्वरूप से हटकर उसकी लागत पर केंद्रित हो जाता है। किसी पदार्थ को सूर्य की ओर धकेलने में ऊर्जा लगती है और स्थिर अभिविन्यास बनाए रखने के लिए किसी न किसी संतुलन की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु ठंडी है तो वह ऊर्जा कहाँ से आती है? यदि ध्रुव स्थिर रहता है तो उसे भटकने से क्या रोकता है? वर्णन में किसी पुष्ट शक्ति स्रोत का दावा नहीं किया गया है, फिर भी यह उन संभावनाओं की ओर इशारा करता है जो बेचैन करने वाली लगती हैं। यह संग्रहित रासायनिक ऊर्जा हो सकती है, फंसी हुई गैसों का धीमा उत्सर्जन हो सकता है, या शरीर के भीतर तनाव से उत्पन्न प्रतिक्रिया हो सकती है। ये सभी प्राकृतिक विकल्प हैं, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये है कि वस्तु में अपना स्वयं का ईंधन भंडार मौजूद है। ढाल परिकल्पना का सत्य होना आवश्यक नहीं है, फिर भी यह उपयोगी है। यह एक स्पॉटलाइट की तरह काम करती है जो एक विचित्र आकृति को प्रेरक तत्व में बदल देती है। यह दर्शक से आग्रह करती है कि वह 3 एटलस को केवल एक दृश्य के रूप में न देखे बल्कि एक अभिनेता के रूप में देखे। अगर वह अभिनेता सुरक्षा पर ऊर्जा खर्च कर रहा है तो अगले अध्याय को उसी लय का अनुसरण करना होगा, क्योंकि जो भी प्रणाली खुद को सुरक्षित रखती है उसकी भी एक धड़कन होती है। सबसे परेशान करने वाली बात यही लय है, क्योंकि सुरक्षा कवच की बात शुरू होने से बहुत पहले ही पटकथा में मौजूद पर्यवेक्षकों ने दावा किया था कि 3 एटलस अंधेरे में एक संकेत की तरह स्पंदित हो रहा था। साल की शुरुआत में इसकी चमक पर नजर रखने वाले खगोलविदों ने एक आवधिक उतार चढ़ाव की सूचना दी जो निर्धारित समय पर लौटता रहता था। लेख में इसे 16.16 घंटे का चक्र बताया गया है,
जो सुनने में एक छोटी सी संख्या लगती है, लेकिन जब आप इसके निहितार्थ को समझते हैं तो बात अलग हो जाती है। अंतरिक्ष में वस्तुएं कई कारणों से टिमटिमा सकती हैं, फिर भी वास्तविक आवधिकता आमतौर पर घूर्णन की ओर इशारा करती है, जिसका अर्थ है कि पिंड घूम रहा है और सूर्य और हमारी दूरबीनों को अलग अलग चेहरे दिखा रहा है। वास्तविक अवलोकन में यह दोहराव एक ही लक्ष्य से कई रातों तक लिए गए मापन से आता है, जिसे बाद में प्रकाश वक्र के रूप में दर्शाया जाता है। जब शिखर बार बार एक सीध में आ जाते हैं तो संख्या अनुमान मात्र नहीं रह जाती, बल्कि एक सटीक पहचान बन जाती है। इस स्पंदन को जो बात अलग बनाती है वह है इसकी शांत उपस्थिति। टूटता हुआ धूमकेतु अपने टुकड़े बिखेरते समय चमक सकता है, लेकिन वे चमकें आमतौर पर अव्यवस्थित और अनियमित होती हैं, जैसे हवा में जलती मोमबत्ती। यहाँ इस पैटर्न को स्थिर बताया गया है, एक दोहराव वाली लय जो संकेत देती है कि वस्तु की दिशा निश्चित है और इसका सक्रिय क्षेत्र समान अंतराल पर बार बार दिखाई देता रहता है। इसका एक सरल स्पष्टीकरण आकार है। यदि नाभिक लंबा है या उसमें कोई चमकीला धब्बा है तो घूर्णन से एक दोहरावदार प्रकाश वक्र बन सकता है, और कई क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की जांच घूर्णन अवधि घंटों में मापी जाती है। फिर भी कहानी में जोर देकर कहा गया है कि यह चमक किसी यादृच्छिक चमक से ज्यादा एक लय की तरह दिखती है, मानो वस्तु यात्रा करते समय समय का ध्यान रख रही हो। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। दिसंबर के अंत तक जैसे जैसे 3 आंखों वाला एटलस पीछे हटता है और ठंडा होता है, नाड़ी की गति 16.16 घंटे से बदलकर लगभग 15.5 घंटे हो जाती है। यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी घूमती हुई वस्तु आमतौर पर बिना किसी कारण के अपनी गति नहीं बदलती है। वास्तविक भौतिकी में गति बढ़ाने के प्राकृतिक तरीके होते हैं, जैसे असमान गैस उत्सर्जन जो छोटे थ्रस्टर की तरह काम करता है, या द्रव्यमान में कमी जिससे भार का वितरण बदल जाता है। स्केटर्स अपनी बाहों को अंदर खींचने पर तेजी से घूमते हैं, और एक धूमकेतु भी ऐसा ही प्रभाव दिखा सकता है जब पदार्थ एक तरफ से असमान रूप से निकलता है, लेकिन वर्णन इस बदलाव को कुछ और ही रूप में प्रस्तुत करता है। किसी मरती हुई वस्तु के नियंत्रण खोने के बजाय यह किसी सिस्टम के अपनी सेटिंग्स को समायोजित करने जैसा लगता है, और यहीं से रिकैलिब्रेशन शब्द का प्रयोग शुरू होता है। पुनर्संयोजन बुद्धिमत्ता का प्रमाण नहीं है, फिर भी क्षरण की तुलना में इसका भावनात्मक महत्व भिन्न होता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि वस्तु अभी भी इतनी सुसंगत है कि बिना टूटे परिवर्तित हो सकती है। यह पिछले अध्यायों से भी जुड़ा हुआ है। धूल का पर्दा आकार को छिपा सकता है और सूर्य की ओर बहने वाली धारा एक नियंत्रित धारा की तरह दिख सकती है, लेकिन दिल की धड़कन को एक साधारण भ्रम मानकर खारिज करना मुश्किल है। बुनियादी उपकरणों की मदद से रातों रात एक लय को ट्रैक किया जा सकता है, और भले ही सटीक संख्या पर बहस हो, एक स्थिर ताल की मौजूदगी लोगों को ध्यान से सुनने के लिए प्रेरित करती है। इस बिंदु पर दर्शक को 2 परस्पर विरोधी छवियों के बीच फंसा दिया जाता है। एक सहज छवि में नाड़ी केवल घूर्णन और सामान्य गतिविधि का परिणाम है, और थोड़ी सी गति में वृद्धि प्राकृतिक वेंटिलेशन का एक दुष्प्रभाव है। इस असहज तस्वीर में वस्तु अपने बाहर निकलने के दौरान अपने व्यवहार को नियंत्रित कर रही है, और लय इस बात का संकेत है कि अंदर कुछ अभी भी चल रहा है। अध्याय 1 शांत समस्या के साथ समाप्त होता है। यदि 3i एटलस वास्तव में लुप्त हो रहा है तो लय को शोर में बदल जाना चाहिए, न कि एक नई गति में कस जाना चाहिए। तो एक कथित शव समय कैसे बताता है, और जब हम इसे गलत दिशा में जा रहे जेट से जोड़ते हैं तो ये समय क्या प्रकट करता है। अध्याय तब और भी दिलचस्प हो जाता है जब आंकड़े काव्यात्मक होने के बजाय प्रदर्शन रिपोर्ट की तरह लगने लगते हैं। लिखित प्रतिलेख में कहा गया है कि 3i एटलस 1 सेकंड में 1 किलोमीटर से अधिक की गति से अंतरिक्ष में पदार्थ फेंक रहा है, जो कि आमतौर पर धूमकेतु संबंधी चर्चाओं में साधारण सौर ताप से जुड़ी गति से लगभग दोगुनी है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गति केवल हलचल नहीं है, ये ऊर्जा है, और ऊर्जा कहीं न कहीं से तो आती ही है। उस गति को वास्तविक रूप देने के लिए एक यात्री जेट की कल्पना कीजिए जो क्रूज पर चल रहा हो। यह लगभग 250 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, और अधिकतर लोग इसे तेज गति ही मानते हैं। इस ट्रांसक्रिप्ट में धूल की संख्या इससे लगभग 4 गुना अधिक है, और यह उन छोटे कणों पर लागू होता है जो गहरे अंतरिक्ष में किसी ठंडे पिंड से निकल रहे हैं। कण छोटे होने पर भी उनका संवेग जुड़ता जाता है, इसलिए उस स्तर पर निरंतर प्रवाह किसी टूटी हुई सतह से होने वाले क्षणिक विस्फोट के बजाय एक मजबूत और स्थिर चालक का संकेत देता है। जैसे जैसे वस्तु सूर्य से दूर जाती है, उसका सामान्य ईंधन स्रोत कमजोर होता जाता है।
दूरी बढ़ने के साथ सूर्य की रोशनी तेजी से कम होती जाती है, इसलिए एक ठंडे पिंड को धूल को उसी तरह से उत्सर्जित करते रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है जैसे कि वह अभी भी गर्मी के पास हो। स्क्रिप्ट में प्राकृतिक तापन से प्रेरित बहिर्वाह के लिए लगभग 500 मीटर प्रति सेकंड की सामान्य अपेक्षा का उल्लेख किया गया है, फिर इसकी तुलना उच्च आंकड़े से की गई है और इस अंतर को मुख्य सुराग के रूप में माना गया है। यहीं पर धूल का पर्दा महज एक मुखौटा नहीं रह जाता। बादल अपने आकार को छिपा सकता है, लेकिन उसके निकलने की गति से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बादल क्या कर रहा होगा। यदि अनाज इतनी तेजी से निकल रहा है तो इसका स्रोत कोई मामूली रिसाव नहीं है, यह किसी धक्के जैसा प्रतीत होता है और वर्णन इसे या तो यांत्रिक बल या जानबूझकर की गई रिसाव प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है। फिर कहानी कैमरे को पीछे खींचती है और मार्ग का अनुसरण करती है। इसमें बताया गया है कि मार्च 2026 में 3I एटलस बृहस्पति के पहाड़ी त्रिज्या क्षेत्र तक पहुंचेगा, वह क्षेत्र जहां बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण सूर्य के ध्रुव पर हावी होने लगता है और यह उस गुरुत्वाकर्षण का उपयोग गुलेल के रूप में करेगा। सरल शब्दों में कहें तो यह एक तेज गति से चलती ट्रेन को पकड़ने, उसके द्वारा आगे खींचे जाने और फिर अतिरिक्त गति के साथ उतरने का ब्रह्मांडीय संस्करण है। गुरुत्वाकर्षण सहायता वास्तविक है और मानव अंतरिक्ष यान द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे ईंधन की बचत होती है और मिशन की अवधि बढ़ जाती है। इसलिए जब कोई अजनबी आगंतुक सही समय पर किसी विशाल ग्रह के साथ संरेखित होता है तो यह मार्ग देखने में चतुर लग सकता है, भले ही इसकी योजना किसी ने न बनाई हो। कथा इस बात को स्वीकार करती है, फिर भी यह इस बात पर जोर देती है कि यह क्रम कितना कुशल प्रतीत होता है, मानो वस्तु प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण कुंजियों को दबा रही हो। यह मार्ग का वर्णन एक सर्वेक्षण की तरह करता है, न कि एक यादृच्छिक यात्रा की तरह। बृहस्पति केवल एक ग्रह नहीं है, यह उन चंद्रमाओं का प्रवेश द्वार है जिन्हें कई वैज्ञानिक आशाजनक मानते हैं, जिनमें यूरोपा और उससे दूर स्थित बर्फीले ग्रह शामिल हैं। कहानी के अनुसार यदि कोई यात्री जीवन की खोज करना चाहता हो या छोटे सेंसर गिराना चाहता हो तो वह इसी प्रकार के गलियारे का चुनाव करेगा। इस बिंदु पर दर्शक को एक साथ दो सच्चाइयों को समझना होगा। कक्षीय यांत्रिकी अनजाने में भी सुव्यवस्थित पथ बना सकती है और प्रकृति हमें अप्रत्याशित जलप्रपातों से आश्चर्यचकित कर सकती है, लेकिन जब गति धूल का व्यवहार और प्रक्षेप पथ सभी दक्षता की ओर इशारा करते हैं तो यह संयोग भारी लगने लगता है। तो यह अध्याय एक विकल्प के साथ समाप्त होता है। या तो 3 आंखों वाला एटलस एक चरम प्राकृतिक वस्तु है जो सबसे दिलचस्प क्षणों में सबसे नाटकीय तरीके से व्यवहार करती है, या फिर यह एक कृत्रिम आगंतुक है जो भौतिकी को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हुए अपनी ही चमक के पीछे छिपा रहता है। यदि यह जानबूझकर जा रहा है तो बृहस्पति के क्षेत्र के साथ इस अंतिम निकट मुठभेड़ से यह वास्तव में क्या चाहता है। यह कहानी वहीं समाप्त होती है जहां से शुरू हुई थी, एक ऐसी चुप्पी के साथ जो आकस्मिक के बजाय सुनियोजित प्रतीत होती है। स्क्रिप्ट के अनुसार हबल दूरबीन 12 दिसंबर और 27 दिसंबर को 3 नेत्र एटलस कैप्चर करेगी और जो वापस दिखाई देता है वह कोई साधारण धुंधला धब्बा नहीं है। 10 माइक्रोन की धूल की परत के पीछे एक कोर मौजूद है, इसलिए सबसे चमकदार परत स्वयं पिंड के समान नहीं है। फिर आता है वह विवरण जो मेल नहीं खाता। एक जेट सूर्य की ओर मुख किए हुए दिखाई देता है, सौर पवन के विपरीत अपनी दिशा बनाए रखता है, जबकि पिंड ठंडा होकर बाहर की ओर बहता है। लगभग 7 डिग्री के कोण पर एक स्थिर कंपन जोड़ने से दृश्य मौसम की बजाय एक डिजाइन जैसा लगने लगता है। यहां तक कि प्रकाश भी घड़ी की तरह व्यवहार करता है। वर्णन 16.16 घंटे की एक लय की ओर इशारा करता है जो बाद में 15.5 के करीब बदल जाती है, एक ऐसी लय जो बिना रुके बदलती रहती है और मार्ग तीक्ष्ण बना रहता है। मार्च 2026 में बृहस्पति की पहाड़ी क्षेत्र की ओर बढ़ता हुआ मानो गुरुत्वाकर्षण ही वह आखिरी हथियार हो जिसका वह उपयोग करने की योजना बना रहा हो। मौन का अर्थ ये हो सकता है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि योजना सफल रही। मुखौटे को तालियों की जरूरत नहीं होती, उसे समय की जरूरत होती है। शायद यह प्रकृति की अति है और हम पैटर्न पर अर्थ थोप रहे हैं, या शायद पैटर्न ही संदेश हैं और संदेश ये है कि हमें कभी भी मूल तत्व को देखने के लिए नहीं बनाया गया था। तो मुझे कमेंट्स में इसके बारे में बताएं, और अगर आप और भी गहन खगोलीय अपडेट चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर कोई चीज़ हमारे अंतरिक्ष तंत्र से गुजरी, धूल के पीछे छिप गई और बिना कुछ बोले चली गई, तो हम ये कैसे साबित करेंगे कि वह कभी आई भी थी।